2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। क्या यूपी चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की मजबूती? क्या विपक्ष को लगा झटका? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया गया। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार किया है। वे अपने बेटे अरुण राजभर को सुबह सपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। यहाँ बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। वहीं ओपी राजभर के भी यूपी सरकार में मंत्री बनने की चर्चा है। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है। वे उत्तर प्रदेश के जहूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से 70वीं विधानसभा के सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के बाद बिहार की ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने सबसे अधिक दलों को एक साथ जोड़ा है। ऐसे यहां चर्चा तेज हो गई है कि आखिर क्यों बीजेपी बिहार में कुनबा जोड़ने की में जुड़ी हुई है। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी कुनबा जोड़ने में जुटी है। भूपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान की एंट्री भी एनडीए में लगभग फाइनल हो गई है। 18 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में चिराग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो बिहार में पहली बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 5 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। इनमें लोजपा, रालोसपा, हम और आरएलजेडी प्रमुख है। बिहार में एनडीए का मुकाबला विपक्षी महागठबंधन से है, जिसका नेतृत्व नीतीश और लालू कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां एनडीए के पास सबसे अधिक सहयोगी है। 2019 में बिहार में बीजेपी 2 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 40 में से 39 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। विपक्षी मोर्चे में शामिल दल 14 राज्यों में काफी मजबूत स्थिति में है। इन दलों का वोट प्रतिशत भी 48 के आसपास है। विपक्षी एका का ही नतीजा है कि बीजेपी भी एनडीए की मीटिंग कर रही है। विपक्षी एकता के रणनीतिकार लालू यादव और नीतीश कुमार माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच रामपुर की MP MLA कोर्ट ने दोषित करार देते हुए 2 साल की सजा और 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या है मामला? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थी। ये मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के घमोरा में आजम खान की एक जनसभा का वीडियो सामने आया था। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर लड़ा था। इस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे।
इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है। रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि यह तो होना ही था। हमेशा हमने सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक नियुक्त किया है। पार्टी की हालिया मीटिंग्स में के बाद कयास लग रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तारे की नियुक्ति के बाद चुनाव में सिंधिया की भूमिका को लेकर कयास लगने लगे हैं। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरों के बाद पार्टी ने राज्य में 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रदेश प्रभारी बनाया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त करने का ऐलान किया। उनकी नियुक्ति के बाद से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। तोमर की नियुक्ति को सिंधिया के लिए झटका भी माना जा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो तोमर को सिंधिया का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। दूसरा यह भी कि सिंधिया की तरह तोमर भी ग्वालियर और चंबल क्षेत्र से आते हैं। पार्टी अपनी टीम में इस क्षेत्र से और कितने नेताओं को जगह देगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम सर्वे में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हालत कमजोर बताई जा रही है। सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर गोलबंद हो जाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान तोमर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में सिंधिया के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। पार्टी ने मोहन मरकाम की जगह दीपक बैजल को नया अध्यक्ष बनाया है। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस की ओर से किए गए इस बदलाव के मायने क्या है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्शन में है। चुनावी राज्यों में संगठन के भीतर की रार गुटबाजी खत्म कराने के बाद नेतृत्व का फोकस अब संगठन को चुस्त दुरुस्त करने पर है। राजस्थान में 192 पदाधिकारियों वाली भारी भरकम कार्यकारिणी घोषित करने के बाद कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के दूसरे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भी संगठन में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस ने मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दीपक बैज को कमान सौंप दी है। मोहन को सूबे की सरकार में मंत्री बनाया गया है। मोहन मरकाम और दीपक बैज दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं। कुछ ही महीने बाद सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के इस कदम को सरकार और संगठन में तालमेल बेहतर बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर-दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के मायने क्या हैं? 2018 के चुनाव में 15 साल का सूखा खत्म कर सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सरकार और संगठन में सामंजस्य की कमी के कारण उसकी फिर से सरकार बनाने की संभावनाओं को ठेस पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट GS। महाराष्ट्र कैबिनेट में फेरबदल के दिन ही अजित पवार चाचा शरद से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले। क्या था कारण? दोनों के बीच किस मुद्दे पर हुई चर्चा? देखते रिपोर्ट अंदर की बात। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार ने पहली बार शरद पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात करने पहुंचे थे। शरद पवार से उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के कुछ घंटों बाद हुई। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह उनसे मुलाकात करने के लिए शरद पवार के घर पहुंचे। अजित पवार शरद पवार से बगावत कर अपने समर्थन वाले 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इस बगावत के बाद पहली बार चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। बता दें कि बगावत के बाद पहली बार चाचा भतीजे की मुलाकात हुई है। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी के मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे।
बताया जा रहा था कि अजित पवार खेमे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच गतिरोध के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में कई हफ्तों की देरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से एकजुट हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वहां मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। क्या बीजेपी मुस्लिम दलों का साथ पाकर लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? बीजेपी 65 सीटों पर विपक्ष को देंगी चुनौती। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। विपक्ष दल जहां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, वहीं बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय से मोदी मित्र बना रही है। देश की 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को अल्पसंख्यकों के 50,000 वोट मिले। बीजेपी लंबे समय से पिछले मुसलमानों यानी पसमानदा मुसलमानों पर काम कर रही है, जिनकी मुसलमानों में करीब 85% भागीदारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश की एक रैली में इस वर्ग के लिए चिंता व्यक्त कर इस वर्ग को संदेश देने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक मंच की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी जमीनी स्तर पर भी मुस्लिम वोट हासिल करने की रणनीति के साथ काम कर रही है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने इस मुहिम पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार न सिर्फ पिछड़ा और दलित बल्कि मुस्लिम विरोधी भी है। सपा प्रवक्ता अमीक जामाई ने कहा, बीजेपी अब मुसलमानों का वोट चाहती है लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शाको के निकट सतलुज दरिया के बांध में आई दरार का जायजा लेने के लिए मोटर बोट में सवार थे। इस दौरान उनकी बोट हिचकोले खाने लगी। कैसे बचे पंजाब के सीएम भगवंत मान? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाव जालंधर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा करने के दौरान झुक गई। उनके साथ राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल भी थे। ज्यादा लोग सवार होने के कारण नाव जब पानी के बहाव के बीच पहुंची तो अचानक अनियंत्रित हो गई। नाव पानी में इधर उधर डोलने लगी। संत सीचेवाल ने एकदम से नाव को दोबारा फिर से नियंत्रण में कर लिया। इसी दौरान बाहर एकदम हो हल्ला मच गया। बताया जा रहा है कि मोटर बोट में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिस वजह से पानी में कुछ दूर चलते ही बोट ने काला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। तभी मोटर बोट हिचकोले खाने लगी। गनीमत यह रही कि पलटने से बच गए। ये सब दूर से दिख रहे प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मुश्किल से मोटर बोट का ड्राइवर उसे दूसरी तरफ ले जाने में सफल रहा। तब जाकर मौके पर मौजूद नेताओं और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सीएम मान जब बोट में सवार हुए तो उसमें क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बोट में कितने लोगों को ले जाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात की पुरानी यूनिवर्सिटी में जल्द ही सीनेट और सिंडिकेट के चुनाव पर ब्रेक लग जाएगा। राज्य की यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम बनाने के लिए भूपेंद्र पटेल सरकार कॉमन यूनिवर्सिटी बिल लेकर आ रही है। इससे क्या होगा फायदा? क्या सिंडिकेट में से मिलते युवा नेता बंद हो जाएंगे? इस दिशा में क्या सरकार की है सोच? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में कॉमन यूनिवर्सिटी बिल पेश कर सकती है। राज्य की यूनिवर्सिटी में एक समानता लाने के लिए सरकार की तरफ से इस बिल को ड्राफ्ट किया जा रहा है। अगर विधानसभा में यह बिल पास होता है तो राज्य की पुरानी यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट और सीनेट सदस्यों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके स्थान पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इन बोर्ड के सदस्यों का चुनाव सीनेट और सिंडिकेट के सदस्यों की तरह चुनाव से नहीं होगा, बल्कि इसकी नियुक्ति सरकार की तरफ से की जाएगी। ऐसे में राज्य की पुरानी यूनिवर्सिटी में होने वाले सीनेट और सिंडिकेट के चुनाव खत्म हो जाएंगे। राज्य की GTU गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय जैसी नई यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट नहीं है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जैसे पुराने विश्वविद्यालयों में अभी भी सीनेट और सिंडिकेट सदस्य होते हैं। इनमें काफी सदस्यों का चुनाव होता है। वोटिंग के बाद इन्हें चुना जाता है।
कुछ सीनेट और सिंडिकेट सदस्य सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। इस बिल के पास होने के बाद सीनेट और सिंडिकेट सदस्य खत्म हो जाएंगे। गुजरात के 16 यूनिवर्सिटी में अभी 8 में सीनेट और सिंडिकेट की मौजूदगी है। 2009 के बाद बनी सभी यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जून महीने में थोक महंगाई दर के आंकड़ों ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये अक्टूबर 2015 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। जून में थोक महंगाई दर 4.12% पर रही है। थोक महंगाई से बड़ी राहत का फाइनेंस रिपोर्ट देखते हैं अंदर की बात में। जून में थोक महंगाई दर में बड़ी राहत मिली है और ये घटकर 8 सालों के निचले स्तर पर आ गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब होलसेल महंगाई दर नेगेटिव में आई है। इसके 8 साल के निचले स्तर पर जाने के बाद महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलती दिखाई दे सकती है। देश में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में भी गिरावट आई है और ये जून में घटकर 1% 24% पर आ गई है। फ्यूल और पावर सेगमेंट की महंगाई दर में भी गिरावट देखी गई है और ये जून में घटकर -12% 63% पर आई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर जून में घटकर -2% 71% पर आ गई है, जो कि मई में -2% 97% पर रही थी। यह लगातार तीसरा महीना है जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 0 से नीचे है। वाणिज्य मंत्रालय से आए इस आंकड़े में बताया गया है कि किन आर्टिकल्स की महंगाई दर में गिरावट देखी गई है। इसमें मुख्य रूप से मिनरल ऑयल, खाने पीने की वस्तुएं, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के दामों में गिरावट आई है। इसके अलावा टेक्सटाइल के दाम भी निचले स्तर पर गए हैं, जिसका असर महंगाई दर के कम होने के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इस दौरान उनका बेटा कियान राज कपूर भी उसके साथ नजर आया। पर ये क्या, साथ फोटो क्लिक करवाने से किया इनकार। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। करिश्मा कपूर पिछले कुछ दिनों से लंदन में वैकेशन एंजॉय कर रही थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। हालांकि इस दौरान करिश्मा का बेटा कियान राज कपूर चर्चाओं में आ गया। कुछ लोग कियान को ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल कियान करिश्मा कपूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ, जहां उसने अपनी मां के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, एक्ट्रेस के फैंस को उनके बेटे की मां के साथ की गई ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वीडियो सामने आते ही कियान जाने अनजाने ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। करिश्मा कपूर शनिवार को लंदन से वैकेशन मनाकर भारत वापस लौट आई है। इस दौरान वो एयरपोर्ट पर बेटे कियान राज कपूर के साथ स्पॉट हुई। हालांकि इन सब से दूर कियान की मां करिश्मा के लिए बेरुखी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल हुआ यूं कि करिश्मा के एयरपोर्ट पर नजर आते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में करिश्मा भी हबल दिखाई दी और उन्हें पोज देने लगी। हालांकि इस दौरान करिश्मा ने बेटे कियान को भी साथ लेने की कोशिश की, लेकिन कियान ने सेलिब्रिटी मां करिश्मा के साथ पोज देने और पिक्चर क्लिक करवाने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में ओवर द टॉप या OTT पर अश्लीलता के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने स्ट्रीमिंग कंपनियों से कंटेंट की जांच करने को कहा है। हाल के समय में देश में OTT को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखते रिपोर्ट में। भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और अन्य स्ट्रीमिंग कंपनियों से कहा कि ऑनलाइन दिखाए जाने से पहले सामग्रियों की अश्लीलता की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 20 जून की बैठक में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को यह प्रस्ताव दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स और अमेजन भारत में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। अनुमान है कि साल 2027 तक भारत का OTT बाजार $7 अरब का हो जाएगा। OTT पर परोसे जाने वाले शो और फिल्म को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। कुछ सीन्स को लेकर भारत में हंगामा भी हो जाता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। भारतीय सिनेमा घरों में आने वाली फिल्मों के लिए सर्टिफिकेट जरूरी होता है, लेकिन स्ट्रीम होने वाली सामग्री के लिए ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ महीने पहले एक बयान में कहा था कि क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा था कि OTT पर बढ़ती गाली गलौज और अश्लील कंटेंट की शिकायतों पर सरकार गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की रिलीज में अभी समय है, लेकिन फैंस में काफी एक्साइटमेंट है।
फिल्म की रिलीज से पहले यूजर सिमरत कौर को देख भड़क रहे हैं। क्या है इसकी वजह, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। फिल्म गदर 2 को रिलीज होने के लिए अब 1 महीने भी नहीं बचे। जैसे जैसे फिल्म के रिलीज होने के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का गाना उठ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंडपावा रिलीज हुआ था। वही अब सोशल मीडिया पर तारा और सकीना की बहू बनने वाली सिमरत कौर को ट्रोल किया जा रहा है। सनी देओल 22 साल बाद गदर 2 में तारा सिंह के रूप में वापसी करने के लिए तैयार है। वही सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स को गदर 2 में सिमरत की कास्टिंग की तकलीफ है, जिस कारण उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि सिमरत बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी है और जिस कारण लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अनिल शर्मा निर्देशित यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी थी। इस बार तारा सिंह उर्फे सनी देओल उत्कर्ष द्वारा अभिनीत अपने बेटे जीत के लिए पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। गदर 2 फिल्म में मनीष वाधवा, जो एक काफी पॉपुलर एक्टर है, ये गदर 2 में विलन का किरदार निभाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावाहिक की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ है लोगों को गंदगी, झोपड़ी, कचरे, नाले सबसे आजादी मिल जाएगी। यहाँ झुग्गी झोपड़ी के बदले फ्लैट दिखेंगे, पर इसकी जिम्मेदारी किस समूह को मिली? कैसे बदलेगी धारावाहिक की तस्वीर, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी, जहां करीब 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, 13,000 से अधिक छोटे मोटे कारोबार चलते हैं, उसकी तस्वीर बदलने वाली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच में बसा दुनिया के घनी आबादी वाला झुग्गियों में से एक धारावी अभावों के बीच सालों से जी रहा है। छोटे छोटे घर, झुग्गी झोंपड़ी, गंदगी, तंग गलियां इसकी पहचान बन गई है। साल 2008 में आई फिल्म स्लम डॉग मिलियनर ने दुनिया के सामने धारावी की असली तस्वीर खोल कर रख दी, जिसके बाद से कई बार इसे डेवलप करने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन हर बार बात अटक गई। लंबे इंतजार के बाद अब देश के बड़े उद्योगपति गौतम की कंपनी अडानी समूह इसका पुनः विकास करेगी। पिछले 15 सालों से कई असफल प्रयासों के बाद अब अडानी इसकी सूरत बदलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी धारावी के पुनर्वास के लिए अडानी प्रॉपर्टीज की नियुक्ति को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि पहले चरण की शुरुआत 2024 से हो जाएगी। इस पुनर्वास के लिए परियोजना की कुल समय सीमा 7 साल है, यानी 7 साल में धारावी की तस्वीर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।